Good evening, everybody. Myself, Karan Singh, IIT GATE, CSIR NET, EIR 40. You are once again welcome in our channel Chemical Growth. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का 9 से 10 तक की कंप्लीट साइंस, 11 12 केमिस्ट्री, इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं BSc MSc IIT GATE, IIT JAM, NET, CSIR NET या जियो साइंटिस्ट केमिस्ट्री, तो भी आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए क्लास 10th का CBSE बोर्ड का है ना, चैप्टर नंबर हमारा फिजिक्स का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के 14 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद ये आपका 15 पार्ट्स है और ये आज ये चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए उनको कराएंगे और इस तरह से मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको रेट निकालना है। क्या निकालनी है? रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड है। सीधी सी बात देखो, आपके पास एक रजिस्टर है 8 ओम का, ठीक, 8 ओम का एक रजिस्टर है और आपने क्या किया कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितनी देर के लिए? 2 आवर्स के लिए। आपके पास 8 ओम का रजिस्टर है जिसमें से 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है फॉर 2 आवर्स। करना क्या है? आपको रेट निकालनी है, किस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले हम हीट निकालेंगे, इसके बाद मैं हीट की रेट को बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 17। आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, तो बताइए क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I² RT। ठीक है, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो पहले हम हीट निकाल देंगे, इसके बाद हम उसकी रेट निकालेंगे। तो यहाँ से H जो देखेंगे H I²। I की वैल्यू कितनी है? 15 एम्पियर है, तो 15 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 8 है, टाइम कितना है? 2 आवर है। तो यहां से निकालेंगे तो H = हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15 यानी कि 25 इंटू 8 और इंटू 2। ठीक है, और H = अगर हम कहेंगे तो डिवाइड कर दो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 2 16, 1800 इंटू 2, इतने जूल आ गया। ठीक है, ये आपके पास हीट आ गई। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर है उसमें एक वर्ड आता है रेट, कहाँ लगा? वो ये लगा। अगर उसमें रेट लगा दिया जाए तो रेट का मतलब है उस वैल्यू को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, उस वैल्यू को टाइम से डिवाइड करेंगे और टाइम की यूनिट सेम रखेंगे। जो यूनिट टाइम की इसमें रहेगी वही यूनिट इसमें रहेगी। अगर मैं इसको आवर में ले लूंगा तो नीचे भी आवर में आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, किस रेट से हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो हम कहेंगे रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, किस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दो बस, इसमें से जो है 1800 इंटू 2 और 2 से डिवाइड, हमने इसीलिए 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, 2 से 2 डिवाइड किया तो ये हो गया 1800 जूल, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, सिंपल सा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट लगाया, आपने सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना, नोट करना चाहे तो पेन लेके बैठे नोट कर सकते हैं। इसको लिखवाऊंगा नहीं, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। यानी कि जो टंगस्टन जो है ये एज ए फिलामेंट के रूप में क्यों यूज किया जाता है। जो भी आपने बल्ब देखा है ना, बल्ब के अंदर जो देखना, कभी बल्ब अगर फूट जाए या टूट जाए तो उसके अंदर जो वायर लगा होता है, वो वायर एक पतला सा वायर देखेंगे, वो वायर क्या होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं और वो फिलामेंट टंगस्टन का ही बनाया जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है क्योंकि जो टंगस्टन वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। तो आप कहेंगे ड्यू टू
वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको टंगस्टन का ही फिलामेंट बनाते हैं। अच्छा एक बात देखो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, उसमें से हीट तो प्रोड्यूस्ड होगी लेकिन वो क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। और मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होता कितना है, वो भी आपको पता 3422 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हो आप कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो यही इसका रीजन हो जाएगा कि फर्स्ट है कि वाई इज अ टंगस्टन एंड ऑलमोस्ट एज फिलामेंट, टंगस्टन को एज ए फिलामेंट के रूप में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, why are the conductors of the electric heating devices such as the bread toasters and electric iron, यानी कि हीटिंग डिवाइसेस है इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह लो, तो मेड ऑफ द एलॉय रादर देन द प्योर मेटल। जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो टोस्टर्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, इनको एलॉय का बनाया जाता है, एलॉय से ये बनते हैं लेकिन प्योर मेटल के नहीं बनते। रीजन बताते हैं। देखो जो एलॉय होता है, एलॉय की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है पहली बात, और रेजिस्टिविटी हाई होने के साथ साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। हाई रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारा हो गया एलॉय, ठीक है, एलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी, और क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से होता क्या है कि रेजिस्टिविटी, समझ रहे कि रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, है ना, अपोजिशन करंट का अपोज करता है ना ये तो उस केस में जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और मेरा टारगेट क्या होता है, इनके द्वारा जो आपके ये टोस्टर्स वगैरह रखे ना, टोस्टर है, आयरन है, आयरन का समझ रहे, ये प्रेस जो आप करते हैं ना, प्रेस जब करते हैं तो प्रेस में तो हमारा टारगेट यही होता है कि उसमें किसी तरह से हीट प्रोड्यूस की जाए। तो हीट कैसे प्रोड्यूस करेगी कि जब हाई रेजिस्टिविटी का मेटल हो या एलॉय जो हम लेते हैं तो एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए जो है वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन या टोस्टर्स हैं ये एलॉय के बनाए जाते हैं। अगर हम प्योर मेटल ले लेंगे तो मालूम क्या होगा, प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। पता चला कि आप प्रेस कर रहे हैं, करते करते वो इतना ज़्यादा हीट हो गया करंट फ्लो होते हुए कि वो मेटल ही मेल्ट कर गई, जो भी कपड़े पे कर रहे हैं उसमें चिपक गया। तो इसका रीजन बस यही हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट, व्हाई इज ए सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बात हमने इसको थ्योरेटिकल पढ़ाया था, उसमें बता दिया था कि जो डोमेस्टिक सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है कि सीरीज का कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया जाता। क्या करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर हम लोग जो है ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसको देखेंगे इट इज ऑलवेज इन द पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन ही बनाया जाता है, सीरीज का नहीं बनाते। क्यों, रीजन पूछा गया। देखो इसका रीजन ये है, नंबर एक, जब अगर आप सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहली बात तो सीरीज में हमने बताया था कि पहले जब पढ़ाया था, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाएंगे सभी में करंट सेम रहता है। जबकि ऐसा है नहीं, कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिससे ज़्यादा करंट चाहिए और कुछ कम करंट पे ही काम कर जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसके द्वारा अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन कर देंगे तो ऑल डिवाइसेस हैव द सेम करंट, सबको मिलेगा। ठीक, पहला तो ये हो गया, क्योंकि हो सकता है कि किसी को कम करंट पे ही चल जाए, कोई ज़्यादा पे चल जाए, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर हम उसको सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज में क्या होगा, एक प्रॉब्लम रहती है, अगर आपने एक डिवाइस को स्विच ऑफ किया तो सारे डिवाइसेस स्विच ऑफ हो जाएंगे। मान लो सपोज दैट आप चाहते हैं कि आपका फैन चलता रहे, लाइट आप बंद कर दें, ठीक है, सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आपने एक चीज अगर बंद की, लाइट बंद की, तो फैन भी बंद हो जाएगा। मीन्स सीधी सीधी हम कह सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस cannot operate independently, they cannot switch off or switch on independently। मीन्स हम उनको, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, एप्लायंसेस हैं, उनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं अगर
सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है तो। बट इन केस ऑफ पैरेलल जिसको हम स्विच ऑफ करना चाहेंगे वही स्विच ऑफ होगा, जिसको ऑन करना चाहेंगे तो वही ऑन होगा। यही रीजन है कि हम इन डिवाइसेस को क्या करते हैं, जो भी हमारा डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन, डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है वो किस में होती है, वो हमारी जो है पैरेलल में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है। तो इसमें हमने बताया था कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में पहले हमने किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से हमने बताया था, हम कह सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, आसानी से फ्लो करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई आर द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। मीन्स है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जनरली आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है क्या होते हैं, एल्युमिनियम के वायर है ना, कॉपर और एल्युमिनियम के वायर ही क्यों यूज किए जाते हैं। तो इसका रीजन भी आप जानते होंगे। पहली बात पॉइंट क्या है कि हम कहेंगे कि जो हमारा Cu है, कॉपर और जो एल्युमिनियम वायर है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और दूसरी बात, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, दे हैव लो रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम होता है। अब सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें इजीली करंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। और नेक्स्ट तीसरी बात कि ये जो एल्युमिनियम और जो कॉपर के वायर हैं, दे आर इजली मेलिएबल एंड डक्टाइल। और ये क्या कर सकते हैं, उनको हम इजली जो है मेलिएबल कर सकते हैं, मेलिएबल होते हैं और ये डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब है, डक्टाइल ये जानते हो कि उनके वायर के रूप में उसे इजली, मीन्स कोई भी आपके पास अगर एल्युमिनियम या कॉपर है तो उसका वायर बनाना आसान है, थोड़ा सा आपने मेल्ट करके उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, तो डक्टाइल हो गया। मेलिएबल मीन्स समझ रहे, मेलिएबल मीन्स होता है कि किसी को अगर हम बीट करके एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर दें किसी मेटल को, तो वही प्रॉपर्टी उसकी मेलिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो आई होप दैट कि ये वीडियो, ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ पर जो है ना कुछ डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो आप चाहें तो मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें आपका कंप्लीट कोर्स जो है सिलेबस फिनिश कराया जाता है आपका साइंस का, और बहुत ही एक मिनिमम सी कॉस्ट में कराया जाता है। ठीक है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप जो है इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, स्टूडेंट्स बने रहिए अपने चैनल के पास, चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।